टाइम बहुत पढ़ाई की 20 दिन में। 20 दिन में मतलब मैंने 2.5 महीने की जो पढ़ाई होती है वो 20 दिन में मैंने करी है। 18-18 घंटे पढ़ा था। वहाँ पे मेरा सीपीओ में क्या हुआ, जुलाई में मेरी रनिंग हुई 24th को, और मेरा पैर ट्विस्ट हो गया। डिमोटिवेट थे 10-15 दिन। अचानक से 20 अगस्त को रिजल्ट आता है इसका, और मेरे मार्क्स हो गए 168। अभी जो हमको आई कार्ड मिला हुआ है उसमें तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ ही लिखा हुआ है। लेकिन कुछ टाइम बाद, शायद 4-5 महीने बाद, इसका नाम चेंज होके स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो जाएगा। आज प्रेजेंट डे की मैं बात करूं तो इसका नाम जेएसओ ही है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। जो जेएसओ पोस्ट है उसका ग्रेड पे 4200 है। लेकिन वो जब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जब पोस्ट हो जाएगी एसओ अपनी, तो इन लोग का ऐसा चल रहा है एक और नई पोस्ट क्रिएट करने का, 2800 ग्रेड पे वाली। तो 2800 ग्रेड पे की एक पोस्ट क्रिएट होगी शायद, और इस जेएसओ का नाम चेंज होके हो जाएगा स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एसओ। और वो 2800 ग्रेड पे वाली जो पोस्ट रहेगी उसका इंस्पेक्शन किया करेगा जेएसओ। और अभी जो काम अपना जेएसओ कर रहा है वो फिर वो 2800 ग्रेड पे वाले करेंगे काम, और जेएसओ अपना उनका इंस्पेक्शन करेगा। और जो एसओ रहते हैं, जो अभी जेएसओ का इंस्पेक्शन करते हैं, वो एसओ अपने एग्रीकल्चर और बाकी अदर इंडस्ट्रीज़ वगैरह उनका इंस्पेक्शन करेंगे। वो जेएसओ का इंस्पेक्शन नहीं करेंगे फिर शायद। ऐसा चल रहा है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। अभी केवल इतना क्लियर है, आज की बात करें तो इसका नाम केवल जेएसओ है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। अपनी जो सैलरी, अभी जेड सिटी की मैं बात करूँ तो जेड सिटी में मेरी जो सैलरी बन रही है इन हैंड मेरे को मिल रही है विदाउट टूर एंड अलाउंसेस 47,000 मिल रहा है। तो 15 डेज़ का टूर अभी मैं ये सेट करता हूँ कि अपना डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर से दूर है, ठीक है, और अपन को वहीं पे स्टे करना पड़ेगा 15 डेज़ तक दूसरे शहर में। अगर ये कंडीशन बनती है तो आपको पर डे का 750 रुपये होटल का मिलेगा, और पर डे का 800 रुपये खाने का। मतलब एक दिन का आपको मिलेगा वही अपना मान के चलिए 1550 रुपये। अब इस पे आप अपने अकॉर्डिंग कितना बचा सेव कर लेते हैं, कितना खाने पे खर्च करते हैं। और एक बार आपको जाने का मिलेगा, उस टाउन में गए, 300-400 रुपये जितना भी बस का वो किराया रहेगा, मिनिमम जो चार्जेस रहते हैं वो मिलता है। और एक बार वापस आने का उस टाउन टाउन से, ये ट्रैवल का मिलता है। वहाँ पे आप डेली, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। कई जगह आप डेली जो जा रहे हैं सर्वे करने, ऑटो ले रहे हैं, वो सब ले रहे हैं, उसका भी दे देते हैं, कई जगह नहीं देते हैं। तो हो जाता है, मतलब हो जाता है, सेविंग तो हो जाती है थोड़ा ज़्यादा। डिपेंड करता है, जैसे ग्वालियर है मेरा आरओ, तो वहाँ पे तो आपने इस मंथ के, जैसे आप मंथ भर टूर किए, आपने लास्ट डे क्लेम किया, तो आपको 20 से 25 दिन में मिल जाता है, आपको आ जाता है। लेकिन कई ऐसे ऑफिसेज हैं जहाँ 6 महीने भी नहीं आता, साल भर भी नहीं आता, 2 महीने लग जाते, 3 महीने आता ज़रूर है, लेकिन टाइम लग जाता है। अब वो सब भी डिपेंड करता है आपके ऑफिस पे, आपको क्या मिला हुआ है, वहाँ कैसा चल रहा है काम। देखिए, इसमें 4-5 स्कीम्स चलती रहती हैं अपनी साथ ही में। उनमें से मेन जो स्कीम जिस पर जेएसओ को काम करना रहता है वो है अर्बन फ्रेम सर्वे, यूएफएस स्कीम, और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऐसी स्कीम। ये दोनों स्कीम्स ही वैसे हैं जिन पर जेएसओ को काम करना पड़ता है। बाकी जो अदर स्कीम्स चलती रहती हैं, पीएलएफएस, और 2-3 और हैं। एक क्या प्राइस होती है, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाली। और हाँ, यही दोनों। और एक और स्कीम है, अभी मैंने उस पर काम नहीं किया क्योंकि 3 ही मंथ हुए हैं। तो उन स्कीम्स को ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट वाले जो रहता है स्टाफ, जिसको हम बोलते हैं फील्ड एन्यूमरेटर, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आते हैं, उनसे अपन वो काम करवाते हैं उन स्कीम्स का। और जेएसओ जो काम करते हैं वो यूएफएस पे मेनली करते हैं, और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे पे। और अगर मैं सोशियो इकोनॉमिक सर्वे और यूएफएस की बात करूँ तो उसमें भी प्रायोरिटी दी जाती है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे पे, कि जेएसओ जो काम करेंगे वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे पे काम करेंगे। अभी मैं जैसे ज्वाइन किया हूँ तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे चल नहीं रहा है, इसलिए हमें यूएफएस में डाला हुआ है। फिर बाकी डिपेंड करता है, ये जॉब मेनली डिपेंड करती है आपकी लोकेशन पे, कि आपको कहाँ लोकेशन मिली है, वहाँ के जो ऑफिसर हैं वो आपको क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, सारा कुछ इस पर डिपेंड करता है।
देखिए अभी मेरा एक होता है डेस्क वाली, तो वो होती है नॉन एफओडी, जो नॉन एफओडी होते हैं। और हम मैं तो अभी ज्वाइन किया हूँ फील्ड ऑपरेशन डिवीज़न, एफओडी जिसको बोलते हैं। उसमें जो यूएफएस स्कीम है अपनी, उसमें हमारा काम क्या रहता है, हमें घर पर जाना है, उसका नाम पूछना पड़ता है किसी भी फैमिली मेम्बर का। जैसे आपके घर पे मैं आया, मैंने आपके किसी बड़े बुजुर्ग का नाम नोट कर लिया, और फिर आपसे ये पूछ लिया कितने हाउस होल्ड यहाँ पे रह रहे हैं। जैसे आपने बोला 2 हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड की डेफिनेशन ये होती है जैसे घर में 2 जगह खाना बन रहा है, आपका अलग बन रहा है, आपके चाचा का अलग बन रहा है, तो आपके घर में 2 हाउस होल्ड हो गए। मान लीजिए एक किराएदार भी रह रहा है, तो 3 हाउस होल्ड हो गए। इस तरीके से जब 120 हाउस होल्ड हो जाते हैं, ओके। उसका एक ब्लॉक बना देते हैं। एक ब्लॉक बना देते, ब्लॉक मतलब एक बाउंड्री उसकी बना देंगे कि इतने एरिया में वो 120 हाउस होल्ड आ गए हैं। ओके। इस तरीके से हम 2 ब्लॉक का टारगेट रहता है यूएफएस स्कीम में, कि आपको एक दिन में 2 ब्लॉक बनाने हैं। तो उसमें आपको डोर टू डोर जाना पड़ता है। लेकिन कभी आपका 1.5 ब्लॉक बन पाता है, कभी एक बन पाता है। और हर जगह ये 2 ब्लॉक का नहीं है, वो भी आपका लोकेशन पर डिपेंड करेगा, आपके ऑफिस में क्या बोल रहे हैं सीनियर्स, 2 देना है कि 1.5 देना है कि एक देना है। अब फिर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में क्या, तो इसमें तो अपन को आप समझ गए, एक वार्ड में जैसे अपन गए, तो अपन ने ऐसे हर दिन 2-2 ब्लॉक करके ऐसे बहुत सारे ब्लॉक बना दिए। जब वो वार्ड खत्म हो गया तो दूसरे वार्ड में गए। ऐसे करके अपन को टाउन खत्म करना पड़ता है पूरा। ओके। जैसे मेरे को दे दिया 32 नंबर का वार्ड, किसी को दे दिया 33 नंबर का वार्ड। इस तरीके से वो हो गया। अब जो ये यूएफएस का काम हो गया है, सबसे ज़्यादा हेक्टिक यही होता है, क्योंकि इसको आपको डोर टू डोर जाके करना रहता है। अभी मैं यही कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जितना अभी एसी के बारे में सुना है वो ये है कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में जो अपन ने इतने सारे ब्लॉक बनाए हैं, उन ब्लॉक में से कोई एक ब्लॉक सिलेक्ट हो जाता है, और हमें फिर केवल उसी ब्लॉक पे डिटेल में काम करना पड़ता है। पहले दिन जाके हमें उस ब्लॉक की डिटेल लिस्टिंग करनी पड़ती है, दोबारा से 120 परिवार के नाम वगैरह सब नोट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट डे क्या करता है वो, उन 120 फैमिलीज में से भी केवल 20 फैमिलीज वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, उनको अपन को डिटेल में जाके क्वेश्चन पूछना पड़ता है, क्योंकि मंथ में आपको 5 दिन ही जाना पड़ेगा। एक सैंपल करने के लिए आपको 5 दिन का टाइम मिलता तो है, आप आपको मंथ में 2 सैंपल करने पड़ेंगे एसी में। लेकिन अगर यूएफएस में आपको डाला, तो आपको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है। फ्लेक्सिबिलिटी मैं कहूँगा बिल्कुल है, क्योंकि फील्ड वाली जॉब है। अब बारिश हो रही है, आप जा नहीं सकते, तो ओके। आप बारिश खुलने का ही वेट करेंगे, उसी के बाद जाएंगे। एक ये है कि आपको काम बिल्कुल कम भी नहीं दिखाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं दिखाना है। जो आपके ऑफिस में चल रहा है 1.5 ब्लॉक, वो आप दे दीजिए अपने टाइम में। 3 घंटे लगें, 4 घंटे लगें, 5 घंटे, 6 घंटे, जितना भी टाइम लग जाए। और फिर उसके बाद जो टाइम बच रहा है, आप उसमें कर ही क्या सकते हैं। आपको फिर अपने होटल में बैठ के आप अपनी पढ़ाई कीजिए, जो भी करना करिए। और अगर आप अपने ही सिटी में कर रहे हैं वो सर्वे, तो वापस घर आके वहाँ पढ़ाई करिए। या कई जगह ऐसा भी होता है कि अगर आप सिटी में कर रहे हैं तो वापस आपको ऑफिस जाना पड़ता है वहाँ। लेकिन ऑफिस में कोई काम नहीं रहता है ऐसा ज़्यादा, कुछ भी काम नहीं रहता, बस जो आपने फील्ड में काम करके आए हैं उसका थोड़ा बहुत, मतलब ना के बराबर काम रहता है। यूएफएस में क्या रहता है, जैसे आप जिस घर में जा रहे हैं सामने, तो वहाँ पे जैसे ही आपने उसका डेटा लिया, ऐप में स्टोर किया, तो वहाँ आपका लोकेशन भी बताएगा, टाइम भी बताएगा। ओके। यूएफएस में ये है, लोकेशन भी बताएगा कि इस पॉइंट पे आपने डाटा कलेक्ट किया, टाइम भी बताएगा। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा नहीं है, टाइम नहीं बताता, लोकेशन नहीं बताता। अभी वैसा ऐप आया नहीं है उस स्कीम में, तो ये भी स्कीम पे डिपेंड करता है किस स्कीम में वो लोकेशन वाला ऐप है, लोकेशन और टाइम वाला किस में नहीं है। अभी मेरे को, अब सिटी तो यहाँ पे ये अपना ग्वालियर आरओ है मेरा, और शिवपुरी में मिला हुआ है। हाँ, मेरी रैंक 74 थी। तो अपने को प्रेफरेंस भरनी रहती है स्टेट की बेस, सिटी की प्रेफरेंस वो मांगते नहीं है। तो मैंने एमपी स्टेट फर्स्ट में प्रेफरेंस दी थी, तो मेरे को एमपी मिल गया। लेकिन अब सिटी किस हिसाब से उनने अलॉट करी मेरे को शिवपुरी, मेरे को नहीं समझ आया। पहले सुना था अल्फ़ाबेटिकली करते हैं, कि जिसकी रैंक ऊपर है उसको ऊपर वाला अल्फ़ाबेट दे देते हैं। मतलब जिसकी रैंक फर्स्ट है एमपी में, तो उसको भोपाल बी से मिल जाएगा, सेकंड वाले को सी छिंदवाड़ा, ओके। थर्ड वाले को जी ग्वालियर। लेकिन अब इस मेरा हिसाब हुआ से है। देखो तो मेरी एमपी में थर्ड रैंक थी, लेकिन मेरे को शिवपुरी मिला है। कई बार इन लोग डिस्टेंस के हिसाब से दे देते हैं कि घर के पास वाली जगह,
तो अब मेरा घर के पास भी नहीं है, क्योंकि जबलपुर और शिवपुरी 500 किलोमीटर है। तो इनने रैंडम एलोकेशन कर दिया है, कुछ हिसाब पता नहीं चला क्या है कैसा है। अच्छा। मिनिमम मिनिमम 6 महीने लगते हैं। 6 महीने बाद आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके जो लोकेशन है वहाँ पे अगर सीट खाली है तो आपको वो दे देंगे ट्रांसफ़र। लेकिन अगर सीट वेकेंट नहीं है वहाँ पे, जैसे राजस्थान वगैरह में सीट वेकेंट नहीं है, तो वहाँ पे आपको 2 साल, जब तक सीट वेकेंट ना हो जाए, अब वो 1 साल बाद हो रही है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कब हो रही है वो उस पर डिपेंड करता ओके। है। जैसे एमपी में तो वेकेंट रहती हैं सीट, एक दो, क्योंकि ज़्यादा लोग एसएससी की प्रिपरेशन करते नहीं हैं। तो यहाँ तो मिल जाता है, लेकिन राजस्थान से आप बिलोंग कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। सब में सेम वही रहता है कि आप सिटी ही भर सकते हो ट्रांसफ़र वाले उसमें। आप स्टेट नहीं भरते हो कि मेरे को इस सिटी में जाना है, स्टेट नहीं डालते हैं अपन। तो अगर वहाँ वेकेंट होगी, 5-6 सिटी भर सकते हैं, तो अगर उनमें से कोई वेकेंट होगी, जैसे राजस्थान वाले काफ़ी लोग शिवपुरी में आके पोस्टिंग ली है, ट्रांसफ़र लिए हैं, क्योंकि शिवपुरी से राजस्थान लगा हुआ है, बिल्कुल बॉर्डर में है। तो वो राजस्थान में उनको पास पड़ता है शिवपुरी से। 2-3 जेएसओज हैं यहाँ पे राजस्थान वाले, यहाँ पास है, 200-300 किलोमीटर पड़ता है उनको। तो ओके। साउथ से तो अच्छे ही है। ऑफिस वाले समझते हैं वहाँ के कि अब ये लोकल वाला है, इसको लैंग्वेज बैरियर है, फिर कोशिश करते हैं थोड़ा ऑफिस वाला काम देने के, या फिर उतना प्रेशर नहीं बनाते कि 2 ही ब्लॉक दो। सब सब ऑफिस वालों पे डिपेंड करता है। अब वो ऑफिस वाले कैसे हैं आपके, कितने कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ। ईएल ओके। होती है अंडर लीव 30 ईएल, मतलब 15 आपको मिलती हैं शुरू के 6 महीने, जनवरी से जुलाई तक के लिए। और फिर जुलाई से दिसंबर तक के लिए 15 और हो गई। तो टोटल 30 ईएल हो जाती हैं। अगर आपने 30 ईएल में से 10 ही ईएल ली इस पूरे ईयर में, तो आपकी वो 20 ईएल जो है नेक्स्ट ईयर में वो हो जाएंगी, ओके। चली जाएंगी आपकी उसमें, फिर 30 + 20 50 हो जाएंगी ईएल। लेकिन जो सीएल मिलती हैं वो 8 मिलती हैं आपको। वो आपकी लैप्स हो जाती हैं, अगर आपने 8 की 8 इस साल यूज़ नहीं करी तो आपकी वो लैप्स हो जाएंगी। और 2 मिलती हैं आरएच, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे वो होते हैं जैसे कहीं पे कोई और फेस्ट, छठ की बिहार में छुट्टी रहती है जैसे, यहाँ पे नहीं रहती है, लेकिन आप लेना चाहें उस दिन, तो ऐसी एक छुट्टी आप, 2 छुट्टियाँ आप ले सकते हैं, ऐसे 2 फेस्टिवल की, कोई भी जो बाहर कहीं फेस्टिवल है और यहाँ पे आपके ऑफिस में नहीं है उनकी छुट्टी ओके। अगर तो। और ऐसे 16-17 गवर्नमेंट हॉलीडेज मिलते हैं, और सैटरडे संडे भी मिल जाते हैं। अब आपका टूर बन गया है मान लीजिए 7 दिन का, तो अब वो डिपेंड करता है आपके ऑफिस वाले कैसे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। आपको अगर काम करना है सैटरडे संडे, तो कई ऑफिसेज में क्या होता है, कंपेंसेटरी हॉलीडे मिल जाता है कि आपने मान लीजिए महीने के 3 सैटरडे संडे, आपने 4 सैटरडे संडे काम किया है, तो आपको 2 कंपेंसेटरी हॉलीडे मिल जाएंगे, वो आप किसी भी दिन क्लेम कर सकते हो। लेकिन ओके। ऐसा हर ऑफिसेज में नहीं होता, कई देते हैं कई नहीं देते हैं। अब जो नहीं देते हैं वो इसलिए नहीं देते, इसका रीज़न ये बोलते हैं कि आपने उस दिन का टीएडीए क्लेम किया है 1500 तो अगर आप वो नहीं क्लेम करेंगे तो हम आपको दे देंगे 2 दिन की छुट्टी। लेकिन अगर ओके। आप वो क्लेम कर रहे हो तो आपको नहीं देंगे। ये भी डिपेंड करता है, ऑफिस वालों का नियम रहता है। पहले टाइम तो ऐसा इन लोग 7 साल बता रखा है कि 7 साल में आपका प्रमोशन हो जाता है। ओके। लेकिन बात ये है कि अभी जो अपनी सीट वेकेंट है, 70 सीट्स वेकेंट हैं एसएसओ की। और अभी बंदे काफ़ी हैं, 2016 बैच में 650 बच्चे थे एसएसओ के, जेएसओ के, उनका भी प्रमोशन नहीं हुआ। हमारे बैच में 270 है, हमारा प्रमोशन नहीं हुआ। और सीट केवल एसएसओ की 70 हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रमोशन में टाइम कितना भी लग सकता है। अब अगर कुछ ऐसा हो जाए, नए ऑफिसेज खुल जाएं, एसएसओ की वैकेंसी क्रिएट हो जाएं और ज़्यादा, या कुछ वही है 2800 ग्रेड पे वाली पोस्ट हो जाए, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड, आज की सिचुएशन देखा जाए तो प्रमोशन थोड़ा मुश्किल लगते हैं। डिपेंड करती हैं आपकी सिचुएशन पे, जैसे अब आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ यहाँ पे कर रही है जॉब नॉर्थ में, और आपको इंस्पेक्टर पोस्ट मिल रही है साउथ में, एक्साइज मिल रहा है मान लीजिए। तो आप तो यही चाहेंगे कि मैं नॉर्थ में एज अ जेएसओ काम कर लूँ। आप ओके। साउथ में रहेंगे, आपकी वाइफ यहाँ पे नॉर्थ में कर रही है, मान लीजिए बैंक में जॉब कर रही है आपकी वाइफ, तो अब वो साउथ में नहीं जा सकती है बैंक में, क्योंकि उसको लैंग्वेज बैरियर रहेगा, पब्लिक से डील करना रहेगा, इतना इजीली उनको ट्रांसफ़र नहीं मिल पाएगा। तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि आप वो छोड़ दें एक्साइज साउथ का और यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि साउथ से आपको अब आपको मान लीजिए घर में आप अकेले ही लड़के हैं,
सब कुछ आपको, फैमिली वगैरह आपको ही देखनी है। तो अब साउथ से आने में ट्रेन से 3 दिन लग जाएंगे, हर बार तो फ्लाइट से नहीं आ सकते। लेकिन आप नॉर्थ में, तो आप एक ही रात में जा सकते हैं कहीं भी। तो अगर आपको तो सैटरडे संडे मिल जाता है आपको घर पे रुकने के लिए, घर भी देखना है। तो ये सारा, अगर आप घर से ऐसे हैं कि आपको कोई टेंशन नहीं है साउथ में रहने में, आप सेटल हो सकते हैं साउथ में, तो आप बिल्कुल इंस्पेक्टर पोस्ट ले लीजिए साउथ की। लेकिन अगर आपको घर भी देखना है तो फिर आप साउथ तो जा ही नहीं सकते, आप फिर इसी में आइए, मतलब नॉर्थ में जेएसओ, एज अ जेएसओ ज्वाइन कर लीजिए। वर्किंग कंडीशन के, अगर वर्किंग देखा जाए तो उसको तो नहीं छोड़ना चाहिए वो ओके। इंस्पेक्टर पोस्ट। क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपका एक प्रॉपर फिक्स्ड शेड्यूल है, सुबह जाएंगे ऑफिस, शाम को घर वापस आ जाएंगे, ऐसा रहेगा। यहाँ पे आपका कभी टूर बन जाता है, कभी नहीं बनता है, कभी आप होटल में रह रहे हैं 5 दिन, कभी 7 दिन। तो कोई एक फिक्स्ड शेड्यूल नहीं बन पाता। लेकिन हाँ, अगर आपको पढ़ाई करनी है आगे और भी, अभी आपकी एज कम है, तो आप जेएसओ, एज अ जेएसओ ज्वाइन कर लीजिए नॉर्थ में, इंस्पेक्टर पोस्ट छोड़ के, और अच्छा करिए यूपी। पढ़ाई का बहुत टाइम मिल जाता है इसमें, पढ़ाई करने का। सबकी वही प्रायोरिटी अलग अलग रहती हैं, अपन ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते। अब जिसको पढ़ाई वगैरह करना है और अभी यंग है, तो वो तो एज अ जेएसओ ज्वाइन कर ले, क्योंकि बहुत टाइम मिलता है पढ़ने का, हर दिन ऑफिस में भी मिल जाता है, यहाँ भी मिल जाता है। अगर ऑडिटर नॉर्थ में मिल रहा है, आपके घर के करीब मिल रहा है, तो वो ले लो, सुकून में जीवन कट जाएगा। लेकिन जेएसओ भी नॉर्थ में और ऑडिटर भी अगर नॉर्थ में, तो आप ऑडिटर में चले जाओ। और अगर आपको साउथ में सेटल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप ऑडिटर लेके साउथ में चले जाओ। आपको लग रहा नहीं अब जीवन भर साउथ में ही रहना पड़ेगा मेरे को ऑडिटर में, लेकिन जेएसओ में फिर भी आपके चांसेस हैं कि आप नॉर्थ में आ जाओगे। और अगर आप नॉर्थ में आना चाहते हैं तो आप जेएसओ ज्वाइन कर लीजिए, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप नॉर्थ में आ जाएंगे। लेकिन अगर ऑडिटर में भी आपको ट्रांसफ़र मिल रहा है और आप नॉर्थ में आ सकते हो, तो फिर ऑडिटर ही ज्वाइन करिए। टेस्ट की तैयारी मैंने 20 दिन में ही कर ली थी, इतनी कि 120 तक आ गया, और मैं 3-4 घंटे ही पढ़ता था स्टेट्स। तो ओके। बहुत इजीली हो जाता है स्टेट्स भी। एक कोर्स ले लीजिए, 5-6 दिन में निपटा दीजिए उसको। उससे आपका थ्योरी वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। वो कोर्स लेके किसी भी का ले लीजिए आप, जे सो का मिलता है कोर्स। वो कुछ 20-25 घंटे की वीडियोस रहेंगी, हर चैप्टर की 1.5-2 घंटे की। उनको आप ख़त्म कर लीजिए, तो आज इससे आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। और थोड़े प्रैक्टिस भी कर लीजिए प्रीवियस ईयर वाले जो बुक रहती हैं उनसे, किरण विरन की लेके। और जो आपका न्यूमेरिकल वाला है, उसके लिए सबसे अच्छा रहता है, सीए की बुक आती है, उसमें स्टेट्स रहता है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं न्यूमेरिकल वो आप लगा लीजिए, कम रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं ऐसे। तो उससे आपका न्यूमेरिकल वाला क्लियर हो जाएगा पार्ट। अगर 20 दिन किसी को केवल स्टेट्स स्टेट्स पढ़ने बोल दे, तो वो 150 भी ला सकता है। मैंने 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, जून में। जून में नहीं, 24 में 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। फिर मैं 2 जून को दिल्ली चला गया। 2 जून से लेके मैंने 19 सितंबर 2018 तक मैंने वहाँ कोचिंग करी। अब क्या हुआ, 2018 वाला जो एग्ज़ाम होना था जुलाई में, वो पोस्टपोन हो गया। वो 2019 में हुआ, मई में। तो मेरे को वो टाइम मिल गया थोड़ा सा पढ़ने का, 1 साल तैयारी करने का, इसलिए मैं 2018 वाला दे पाया। अब इस बीच क्या हुआ, 2019 मार्च में मेरा सीपीओ का एग्ज़ाम निकल गया था। ओके। तो मैं सीपीओ की रनिंग वगैरह करने लगा, सुबह शाम, और सारा चीज़ करने लगा। तो इस कारण जो मेरा जून में एग्ज़ाम था प्री का, ये 2018 वाला जिसमें सिलेक्शन हुआ है, वो मेरा बेकार हो गया। उसमें मेरा 120 कुछ 120-25 आ रहे होंगे रॉ स्कोर, और लास्ट टाइम कट ऑफ ही 137 था। तो मैं फिर और दिन रात सीपीओ में लग गया, दौड़ने भागने लगा सुबह शाम, कि अब तो इसमें होना नहीं, सीजीएल से जो है यही है इसी में। वहाँ पे मेरा सीपीओ में क्या हुआ, जुलाई में मेरी रनिंग हुई 24 को, और मेरा पैर ट्विस्ट हो गया, मोच आ गई थी 2-4 दिन पहले लॉन्ग जंप करते टाइम, तो मेरा रनिंग वो नहीं हो पाया। अब फिर क्या हुआ अचानक, अब फिर अपन डिमोटिवेट थे 10-15 दिन। अचानक से 20 अगस्त को रिजल्ट आता है इसका, और मेरे मार्क्स हो गए 168। तो मैं भी देख के रह गया। अब पंगा ये हो गया, 20 अगस्त को रिजल्ट आया और 13 सितंबर को मेंस है। ओके। बस 20 दिन का टाइम है, और मैं 4 महीने से कुछ पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो दिन रात सुबह शाम दौड़ रहा हूँ। अब मैंने फिर ये देखा, उस दिन तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, अब इंग्लिश मैथ्स तो हो नहीं पाएगा 20 दिन में, स्टेट्स का गलती से निकल गया है कट ऑफ। तो फिर मैंने
सोचा कि अब 20 दिन का टाइम है, इंग्लिश मैथ्स मैंने उस टाइम बहुत पढ़ाई की 20 दिन में। 20 दिन में मतलब मैंने 3 ढाई महीने की जो पढ़ाई होती है वो 20 दिन में मैंने करी है। 18-18 घंटे पढ़ा था, क्योंकि मेरे को मैथ्स भी पढ़ना रहता था, इंग्लिश भी पढ़ना रहता था। मैंने तो पढ़ा नहीं था, और स्टेट्स भी मेरे को पढ़ना। तो तुरंत मैंने सबसे पहले तो एक कोर्स ले लिया स्टेट्स का। वो कोर्स मैंने 6-7 दिन में ख़त्म किया। फिर उसके बाद उसी कोर्स को रिवाइज़ किया 6-7 दिन में। और 6-7 दिन में नहीं, 4-5 दिन में रिवाइज़ किया। और फिर मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं ये, क्या है, सीए वालों को रहता है स्टेट्स। सीए जो यस हाँ। देते हैं एग्ज़ाम, उनको स्टेट्स रहता है। तो उनके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया। कुछ 15 चैप्टर थे उनके, मैंने सारे क्वेश्चन लगा दिए 3-4 दिन में। तो ऐसे करके मैंने स्टेट्स को हर दिन 3-4 घंटे दे के स्टेट्स की तैयारी करी, और वो 121 आ गए। तो बाकी मेरा मैथ्स इंग्लिश में फिर कम रह गया। ओवरऑल मेरा ये ठीक हो गया। अब ओके। फिर ये तो चलो निकल गया जैसे तैसे। आगे जाके फिर अब मैं जब वो दे के आया था, ऐसे लेटर वाला, तो उसमें हमको लिखना था लेटर कि आपको रेस्टोरेंट में ख़राब खाना मिला है। तो उसके ऊपर से लिखना था, तो कंप्लेन करना था। और मैं उसके एक दिन पहले होटल ढूंढ रहा था। तो होटल में मैं बहुत परेशान हो रहा था कि एसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं वहाँ जाके देखा, तो मैंने कहा अरे ये तो, मैं पढ़ नहीं पाया ठीक से होटल और रेस्टोरेंट। मैंने बस ये देखा कि कंप्लेन करना है, किसको करना, होटल वाले को रेस्टोरेंट वाले को, ये नहीं पढ़ा। तो मैंने जाके सीधे होटल वाले को कि आपका एसी नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, लिखाया। थोड़ा सही था, थोड़ा गलत था। लेकिन ऐसे मैंने, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम, अब मेरा क्या है, 13 सितंबर को तो ये हो गया। और फिर डिस्क्रिप्टिव था दिसंबर में, 3 महीने का टाइम था। मैंने बहुत तैयारी करी थी ऐसे की। मेरे मार्क्स 66 आए थे। खराब होने के बाद, खराब गया है तब आए 66। ये लेटर में काफ़ी वो हो गया था, उसके बाद भी आए। तैयारी मैंने बहुत करी थी ऐसे की, लक बेस्ड ही था पूरा। 2019 में फिर दिया था अपना ये सीजीएल का एग्ज़ाम। ओके। तो उस टाइम पे क्या हुआ, प्री मेरा निकल गया था। मेंस के टाइम पे मेरी मदर की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो 2 मंथ वो हॉस्पिटलाइज्ड थी। फिर वो एक्सपायर हो गई थी। तो फिर मेरा मेंस हो नहीं पाया सही से। फिर मैंने तभी से छोड़ दी थी ये तो एसएससी की प्रिपरेशन। अब फिर ये जॉब में आ गया, तो मैंने देखा पढ़ाई करने का टाइम मिल रहा है, वापस सीजीएल की प्रिपरेशन करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप सीजीएल से जाएंगे तो आप रहेंगे आईएएस के नीचे ही, वही आपको इंस्ट्रक्शन देगा। इस जॉब में आने के बाद मेरे को यही फील हुआ, पावर भी ज़रूरी है। अगर पावर नहीं है ना अपने पास कुछ भी, पावर वाली पोस्ट के कारण मैं पीएससी, स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। चैलेंजेस यही हैं कि अगर आपका ज्यूरिसडिक्शन है, जैसे शिवपुरी के अंदर टीकमगढ़, छतरपुर, गुना आ रहा है, और आपको यूएफएस दे दिया, तो आप 10 दिन 12 दिन होटल में रुके हैं, वहाँ का खाना पीना खा रहे हैं। तो ये चैलेंजेस हैं, आपका पेट भी बाहर का खा खा के ख़राब हो सकता है, तबीयत, हेल्थ वगैरह। बेनिफिट्स ये हैं, अगर आप बाहर कर रहे हैं टूर, तो आपको पैसे मिल रहे हैं ओके। उसके, और आपको टाइम मिल रहा है पढ़ने का बहुत। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। चैलेंजेस यही हैं कि आप घर दूर हैं इतने दिन तक, तो हमेशा ऐसे चल नहीं सकता है। लेकिन अगर आपको सोशियो इकोनॉमिक सर्वे मिल रहा है, जो कि मिलता ही है मोस्टली, तो आपको 6-7-8 दिन का ही टूर मिलेगा, तो उसमें मैनेजेबल है फिर भी। लेकिन मैं वही बोलूँगा कि इसमें अपने को कुछ पब्लिक से डाटा कलेक्ट ही करना है, उस पर काम करना है। कुछ अपने को फील नहीं होता वैसा पावर टाइप का ऑफिसर है अपन।